मैं अभिषेक श्रीवास्तव अ टॉक ऑन सोशल अवेयरनेस फॉर वुमेन्स सेफ्टी की आज की चर्चा में आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, जो लोग इस सीरीज़ को पहले से देख रहे हैं, हम लोग इस सीरीज़ पर चर्चा कर रहे हैं कि महिला की सुरक्षा के संबंध में हम लोग क्या सब कर सकते हैं। तो इस भाग के दौरान, इस चर्चा के दौरान हम लोगों ने दो प्रश्नों के जवाब पहले ही देख चुके हैं और आज मैं उपस्थित हूँ तीसरे प्रश्न को लेकर के। हालांकि जो लोग नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि कृपया करके आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए पिछले दो वीडियोस के लिंक को ज़रूर देखें। हालांकि आपके अवेयरनेस के लिए मैं बता दूं कि हमारे जो पिछले दो प्रश्न रहे थे वो थे कि महिलाओं के साथ ये छेड़छाड़ या रेप जैसी घटनाएं होती ही क्यों हैं और क्या हमें सम्मानपूर्वक और अपनी इच्छा से जीने का हक नहीं है। दूसरा प्रश्न था, हमेशा हमें ही क्यों बोला जाता है कि दायरे में रहो, समय के साथ यह क्यों नहीं बदला, कभी कपड़ों को लेकर, कभी बाहर जाने को लेकर न जाने कितने ही प्रतिबंध लगाए जाते हैं, हमें शिकार भी और हम पर ही समाज प्रतिबंध भी लगाता है, ऐसा क्यों। तो इन दोनों प्रश्नों के जवाब के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की अपने पिछले दो वीडियोज़ में और आज का तीसरा प्रश्न लेकर मैं सामने आया हूँ। ठीक है, तो हालांकि मैं इससे पहले कि आज का सेशन शुरू करूँ, मैं ये बताना चाहूँगा, मैं एक थोड़ा सा जो पिछला वीडियो जहाँ अंत हुआ था उसकी एक चर्चा करना चाहूँगा ताकि वो रिकॉल हो सके। तो मैंने अपने पिछले वीडियो के अंत में कहा था कि समाज की अभी तक की सबसे बड़ी भूल क्या रही है। तो समाज की जो बेसिक भूल ये रही है कि कभी भी इन सब मुद्दों को लेकर के कोई एक बड़ा सा आंदोलन नहीं हुआ है। आंदोलन अगर हुए भी हैं तो 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक वो रहा और वो फिर बाद में मामला शांत हो गया। फिर बहुत समय तक कुछ नहीं हुआ, घटनाएं होती रहीं, फिर कुछ ऐसा मामला सामने आता है और फिर एक उबार जगता है लोगों के मन में और फिर कैंडल मार्च और बाकी तरीके से इसका विरोध करने का या कुछ डिमांड्स करने का मांग उठता है। लेकिन फिर वो बाद में फिर शांत हो जाता है। अभी हाल के दिनों में भी हम लोगों ने कुछ यही देखा कि अचानक से एक घटना घटी और उसको लेकर के लोग संवेदनशील हुए और लोगों ने डिमांड करना शुरू किया और सड़क पर निकल आए। लेकिन उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद मामला फिर से शांत हो जाता है। और इस दौरान में उज्जैन में भी एक केस हमें देखने को मिला जो कि काफ़ी भयावह था, जहाँ पर सड़क पर एक ऐसी अप्रिय घटना घटी जो कहीं से भी एक सभ्य समाज का सूचक नहीं है। लेकिन चीज़ें वैसे ही चल रही है, घटनाएं हो रही हैं, कभी रिपोर्ट होती है, कभी रिपोर्ट नहीं होती है, चीज़ें होती रहती है। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कभी भी एक बड़ा आंदोलन के रूप में कभी भी सामने नहीं आया। एक मैंने कहा था कि एक सतत संघर्ष करना पड़ेगा, इसके लिए एक सतत प्रयास करना पड़ेगा और लगातार करना पड़ेगा और पूरे देश भर में ये होना जरूरी है। किसी एक क्षेत्र में जहाँ घटना घटी है केवल वहीं के लोग ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा अगर हम लोग बार बार करते रहें तो मुझे नहीं लगता कि इस समस्या का कभी भी निदान निकल पाएगा। ठीक है, तो ये बात मैंने कही थी पिछले वीडियो में। साथ में एक और बात कहा, मैंने उदाहरण दिया कि जब समस्या आपने या अधर्म जो है वो अपनी जड़ें जमा रहा हो और ऐसे में अगर बुद्धिजीवी वर्ग जो है अगर वो शांत रहे, मौन रहे, तो फिर इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। और उदाहरण के रूप में हम लोग महाभारत की कहानी को देख सकते हैं, जहाँ पे द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था और उस सभा में बैठे जो सभी बुद्धिजीवी लोग थे, महारथी लोग थे, वो लोग चुप रहे थे, मौन रहे थे और इस विषय पर उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। सब अपने अपने वचनों से बंधे हुए थे। लेकिन कृष्ण ने इस बात को बाद में युद्ध के दौरान कहा, सीख दिया कि अगर धर्म की रक्षा करने के लिए अगर आपको अपना वचन भी तोड़ना पड़े तो आपको तोड़ देना चाहिए। और इसी वजह से द्रोणाचार्य और भीष्म और कर्ण जैसे महारथी भी उस युद्ध में मारे गए। उनका यही दोष था कि उस एपिसोड में, उस जो घटना हो रही थी सभा में, उस घटना के ऊपर ये महारथी भी चुप रहे थे और कुछ नहीं बोल पाए थे। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि हमें सीखना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं हम लोग सीख पाते हैं, अपने कॉन्शियसनेस में ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आ पाती है। लेकिन चलिए प्रयास करेंगे, पहले नहीं तो अब सही, कम से कम धीरे धीरे ही सही एक चेतना जगे, यही मेरा प्रयास है और हम सब मिल करके एक चेतना को जगाएं। ठीक है, इसी प्रयास से मैं इस सीरीज़ को शुरू किया हूँ और मैंने कहा भी है कि इस पर चर्चा लगातार होती रहेगी, समय समय पर होती रहेगी। ये तब तक होती रहेगी जब तक मुझे नहीं लगेगा कि हाँ एक अच्छी मात्रा में मैंने लोगों को चेतना जगाने का कार्य किया है। ओके, चलिए आज के प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं। प्रश्न 3 क्या है हमारे पास? तो प्रश्न 3 है कि हाल के दिनों में इस तरह की घटनाएं बढ़ क्यों रही है और ऐसा क्यों है कि इस तरह की घटनाओं में कोई उम्र सीमा नहीं है। जो इस तरह के अपराध करते हैं उनकी भी कोई उम्र सीमा नहीं है और जो शिकार होती है उनकी भी कोई उम्र। जी हाँ, बिल्कुल, हम लोगों ने देखा और अक्सर देखते रहते हैं कि छोटी बच्ची के साथ हो जाता है। 15 साल, 13 साल, 18 साल, 25 साल से लेकर के कोई उम्र सीमा नहीं है, उनके साथ ऐसी अप्रिय घटना घटती है। और जो इस तरह के जो क्राइम को अंजाम देते हैं उनकी भी कोई उम्र सीमा कुछ खास नजर नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं मैंने पहले वीडियो में भी चर्चा किया है कि कहीं ना कहीं एक मानसिकता है जो काम कर रही है, जो आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है कि भाई किसके अंदर कौन कब क्या कर जाए, ये पता करना मुश्किल है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो निकल के सामने आएगा। अगर ये दिमाग में अगर एक बार सेट हो जाए और हम सोचना शुरू कर दें तो शायद कुछ चीज़ें हम कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो लोग भी इस तरह के कार्य को अंजाम देते हैं वो लोग हमारे बीच के ही लोग होते हैं और ख़ास करके भारत में जो रिपोर्ट्स हैं, जो डेटा है वो तो यही कहता है, वो यही स्पष्ट करता है कि अधिकांशतः इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग जो होते हैं वो परिचय के लोग होते हैं।
तो इस बात से तो ये क्लैरिटी तो मिलती है कहीं ना कहीं हमारे परिचय में ही लोग हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे हैं। ठीक है, पहचान नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि शायद हम वो निश्चित दूरी जिसकी मैंने पहली वीडियो में बात की थी कि किसी इंसान को बस उतना ही तक पहचानिए जितना तक आप उसे जानते हैं, उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उदाहरण दिया था पहली वीडियो में, ठीक है ना। अगर कोई शिक्षक है तो बस केवल एज अ शिक्षक जानिए, और कोई अगर मतलब जो भी है, जो भी प्रोफेशन में है या जो भी आपका रिलेशन में है, आप उसको इंसान की कैटेगरी में मत नाप तोल कीजिए कि हाँ आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है तो ज़रूर है कि वो बाकियों के साथ भी अच्छा व्यवहार कर रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और यहीं पर हम लोग धोखा खा जाते हैं। तो ये एक मानसिकता, मुझे लगता है एक सोच, एक विचार या फिर एक कॉन्शियसनेस हर किसी के मन में होना चाहिए। एक स्पष्टता होनी चाहिए कि हम राय बनाकर किसी के बारे में ना चलें, ठीक है। चलिए आज के सवाल के जवाब को देखते हैं क्या है। जवाब थोड़ा सा लंबा होगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बने रहेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, चर्चा में शामिल होंगे, और आपको जो भी उचित लगे वो आप कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हैं। अगर कुछ सुधार करने की जरूरत होगी या फर्दर चर्चा करने की जरूरत होगी तो हम लोग उस पर भी काम करेंगे। ओके, ये ओपन डिस्कशन है, ठीक है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी इसमें अच्छे से अपना पार्टिसिपेशन दिखाएंगे और कमेंट करके इसमें अपनी भागीदारी दर्ज कराएंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर कारण की बात करूं कि आज के समय में ऐसी घटनाएं बढ़ क्यों रही है वगैरह वगैरह, तो देखिए कोई एक कारण तो इसका है नहीं, और ये लंबे समय से ये चीज़ें जो है इतिहास में दर्ज है। एक ऐसी, मैं बार बार मानसिकता शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि दूसरा कोई शब्द मुझे नहीं पता है, कहीं ना कहीं एक विकृति है जो एक लंबे समय से कुछ पैटर्न फॉलो होता आया है जिसकी वजह से उसका विकास हो गया है और वो उस तरीके से रिएक्ट करता है। तो कोई एक कारण बोलेंगे कि भाई कोई एक कारण है कि नहीं, कोई एक कारण नहीं है। और क्या कोई ऐसा है कि भाई कुछ ऐसा कर दे और वो तुरंत खत्म हो जाए, तुरंत समाप्त हो जाए? नहीं, कोई भी आदत जो होती है वो इतनी जल्दी नहीं जाती। और सबसे बड़ी बात, जब मैं आदत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये आदत जो है वो कॉन्शियसली बिल्ड नहीं होती है, वो पता नहीं कब बिल्ड हो जाती है। एक कॉन्शियसली बिल्ड किया गया आदत एक अलग चीज़ होती है, और एक अनकॉन्शियस तरीके से बिल्ड जो चीज़ें होती हैं, कई सारी आदतें हमारी ऐसी हैं। बहुत सिंपल सी बात करूँगा, अगर हम लोग सुबह की चाय भी पीते हैं हम लोग, तो वो भी कोई सोच समझ के नहीं पीते, वो देख देख के वो एक आदत सी लग गई है हमें, ठीक है। कि सुबह में बहुत सारे भारतीयों का ये आदत है कि सुबह उठेंगे तो चाय पियेंगे, चाय नहीं पियेंगे तो शायद माथे में सर में दर्द पकड़ लेगा या बाकी और कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ऐसा मैं अक्सर सुनता हूँ, शायद आप लोग भी मानते हो इस बात को। तो ये चीज़ जो है, ये चाय पीना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारे अंदर वो चीज़ डेवलप हो गया है, ठीक है। और हम लोग बोलते हैं कि हमारी आदत है, आदत नहीं है वो, तो एक अनकॉन्शियस एक्शन है हमारा, ठीक है। जिसको क्यों करते हैं इसके पीछे कोई कारण नहीं है। अन्यथा अगर चाय के बारे में सही में जाना जाए तो आप स्वास्थ्य के जानकारों से आप ये समझ सकते हैं कि चाय पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ओके, तो उसी तरीके से ये जो विकृति है ये भी समय के साथ समाज में कुछ हो रहे चीज़ों के कारण डेवलप हो गया। अब वो चीज़ें क्या क्या है और उस पर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, वो हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने कहा कि इसका पीछे कोई एक कारण नहीं और ना ही कोई ऐसी बातें हैं जो तुरंत इसका हल निकाला जा सके, लेकिन हाँ, एक पूरे घेरा बना करके इसका काम करना होगा। इस घेरे के अंतर्गत क्या क्या आ सकती है? तो इस घेरे के अंतर्गत आ सकती है सरकार की नीतियाँ। इसके साथ साथ हम लोग सरकार की नीतियां हैं, सरकार के द्वारा बनाए गए कानून हैं। उसके बाद घरों के माहौल में बदलाव, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार नियम बनाए, कानून बनाए, इससे भी ज़्यादा आवश्यक है कि घरों के कुछ नियम कानून बदले, निश्चित तौर पर। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था में भारी बदलाव, ठीक है। आज के समय में मैं अभी हाल ही में एक वीडियो भी बनाया जिसपे साक्षरता और शिक्षा के बीच का अंतर को मैंने एक साधारण शब्दों में समझाने का प्रयास किया हूँ। तो उस नाते शिक्षा व्यवस्था में एक भारी बदलाव की आवश्यकता है, ठीक है। वो क्या है उसके ऊपर हम लोग आगे चर्चा करें। और इसके अलावा हमारे पास सामाजिक रवैया, इसे भी बदलने की आवश्यकता है। चलिए इन सब विषयों पे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके बात करते हैं, ठीक है। बने रहिएगा वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ रेट्स की बात कर लूँ मैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर जगह आपको रेट्स, अगर हम लोग गूगल पर सर्च करें कि रेट जो है रेप्स की भारत में वो क्या है, तो आपको कुछ ऐसा रिपोर्ट देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। नंबर्स हाई around the time of 2012 attack, police were recording up to 25,000 cases while it has increased to around 30,000 cases. बेरिंग द कोविड नंबर्स, कोविड-19 का जो पैंडेमिक का समय था उस समय केसेस घटी थी, बाकी जब सारे लॉकडाउन खत्म हुए वापस से केसेस और ज़्यादा बढ़ गया। तो 2012 की तुलना में 25,000 से ये बढ़ के 30,000 के आसपास आ गया। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं, द हिंदू का ये आर्टिकल देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि एवरेज 86 रेप्स डेली हो रही भारत में, ठीक है। तो नंबर देखकर आप हैरान हो सकते हैं, ठीक है, ये बढ़ रहा है। Number of reported rape cases in India 2005 to 2022. In 2022, total number of rape cases reported in India around accounted to over, ये डेटा है बट शायद कटा हुआ है मे बी। इंडिया स्ट्रगल्स विथ हाई रेप केसेस, है ना, लो कन्विक्शन रेट। तो चारों तरफ आप गूगल पे सर्च करेंगे तो यू कैन बी वेरी रेस्ट एश्योर्ड दैट यस दिस नंबर हैज़ बीन ऑन इंक्रीज, ठीक है। तो चर्चा करते हैं आगे कि क्यों है ऐसा। तो आज के समय में, या यूँ कहें कि हमेशा से ही हमें ऐसी बातों को नज़रअंदाज करते आए हैं,
ठीक है। समाज ने हमेशा ऐसी मानसिकता को ही पोषित किया है। ऐसी मानसिकता मतलब मैं किस मानसिकता की बात कर रहा हूँ? यस, मैं उसी विकृत मानसिकता की बात कर रहा हूँ। अब ये विकृत मानसिकता का विकास कैसे हुआ है, कैसे समाज ने इस चीज़ को पोषित किया है, उस चीज़ के ऊपर हम लोग देखते हैं। अब वो घर परिवार के कुछ नियम कानून हो या सिनेमा कहानी के माध्यम से हो, ठीक है। चलिए घरों की बात करते हैं। अब घर के कुछ नियमों की बात करते हैं या घर में बोली जाने वाली अक्सर कुछ बातों की बात करते हैं, जो साधारण तौर पर हमें सुनने को मिलता है, हमें टीवी पे भी देखने को मिलता है, कई सारे एडवर्टीजमेंट्स हैं जहाँ ये देखने को मिलता है, कई सारे मूवीज़ है जहाँ ये सीन्स दिखाई देते हैं। अब इस बात से नकारा नहीं जा सकते, नहीं नहीं हमारे यहाँ नहीं होता है, ठीक है। मैं पहले भी बताया हूँ कि हमारे यहाँ नहीं होता इसका मतलब नहीं कि कहीं और नहीं होता है। ये सब चीज़ें हो रही है तभी जो आउटकम है वो निकल के सामने आ रहा है, ठीक है ना। तो घरों में क्या बातें पॉपुलरली सुनने को मिलता है कि भाई बेटियां जो है वो घरों की इज्जत होती है। ठीक है, मैं मानता हूँ, निश्चित तौर पर मानता हूँ बेटियां इज्जत नहीं होती है, निश्चित होती है 100%। लेकिन क्या बेटे इज्जत नहीं होते? इस पर विचार करिएगा। क्या बेटे इज्जत नहीं होते? निश्चित तौर पर होते हैं, बेटे भी इज्जत होते हैं। तो लेकिन सिर्फ बेटियों पे ही ये क्यों एम्फेसाइज किया जाता है कि भाई तुम ही मेरे घर की इज्जत हो? बेटे को ये क्यों नहीं एम्फेसाइज किया जाता कि भाई तुम भी मेरे घर की इज्जत हो? इसलिए कुछ ऐसा काम नहीं करना जिससे घर की इज्जत धूल में मिल जाए, ठीक है। और ऐसा काम करने वाले अधिकांशतः पुरुष ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात तो नहीं है, ये बात उनके घर में, उनके बात दिमाग में नहीं ये डाला गया है कि भाई आप इस तरह का काम नहीं करें जिससे घर परिवार का नाम बदनाम हो, ठीक है। और अक्सर ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो पीड़िता है, जिसके साथ ऐसी घटनाएं घटी है, उसी पर लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि क्योंकि उसको बोला जाता है कि भाई तुम्ही ने कुछ किया होगा इसलिए ऐसा कुछ हो गया है, ठीक है। उसी पे इल्ज़ाम लगता है, उसी की ज़िंदगी और ख़राब हो जाती है। यहाँ तक कि ये भी होता है, कई बार ऐसा भी हुआ कि जिसने रेप किया उसी के साथ उसकी शादी करा देने की भी बात की जाती है सॉल्यूशन के तौर पर। ये तो और भी जघन्य अपराध हो गया। ये कौन सा हल हुआ? ये तो कोई हल नहीं हुआ, ठीक है। ये तो आप उस महिला को और ज़्यादा पीड़ा में ढकेल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह के रवैया हमें समाज में देखने को मिलता है और घरों में इस तरह के स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं, जो मुझे लगता है बदलने की आवश्यकता है। इसके अलावा बचपन से बेटियों को बताया जाता है कि भाई कई तरह के नियम कानून सिखाए जाते हैं कि भाई कपड़ों को कैसे पहनना है, कैसा व्यवहार करना है, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है, और भी बहुत तरह की बातें, ठीक है। भारत में, और ये बातें मैं कह रहा हूँ जो अधिकांश घरों में ऐसा होता है, उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जरा हम कभी सोच के दो कि क्या यही सब बातें हम लोग लड़कों से भी करते हैं कि भाई तुमको कैसा कपड़ा पहनना है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए? क्या हम लोग लड़कों को कभी इस बात पे एम्फेसाइज किए, इस बात के लिए स्ट्रेस डालें कि नहीं तुम ऐसे मत बैठो या वैसे मत बैठो, या ये अच्छी आदत नहीं है या वो अच्छी आदत नहीं है? जनरली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, ये रिस्ट्रिक्शंस केवल लड़कियों के अराउंड ही घूमते रहती है। तो कहीं ना कहीं सामने वाले के नज़र में, सामने वाले की बुद्धि में, दिमाग में एक फिगर बन जाता है कि भाई एक व्यक्ति है उसी घर में जो थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है, और एक व्यक्ति है जो थोड़ा सा फ्री है इन सब चीज़ों से। तो कहीं ना कहीं घरों में इस विकृति का विकास हम खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। और ये स्टेटमेंट भी अक्सर सुनने को मिलता है कि अरे वो तो लड़का है, उसका सब कुछ चलता है, तुम लड़की हो, तरीके से रहना पड़ेगा, है ना। ऐसा कुछ सुनने को मिला है। मैं मानता हूँ कि आप लोग राजी होंगे इस बात से कि हाँ, ऐसा सुनने को मिलता है। लड़कियों को घरों के कामों में लगाया जाता है, खाना बनाना से लेकर के झाड़ू पोछा और बाकी सारी चीज़ों में। लड़कों को ये सब चीज़ क्यों नहीं सिखाया जाता? लड़कों के लिए क्या है आवश्यक नहीं है? बिल्कुल आवश्यक है, मैं मानता हूँ कि बिल्कुल आवश्यक है। क्यों नहीं आवश्यक है? ये एक लाइफ स्किल है और हर किसी को आना चाहिए। तो क्यों लड़कियाँ ही हमेशा ये सारी काम करें और लड़के इन सब चीज़ों से फ्री रहें? बिल्कुल नहीं। तो ये मानसिकता, ये भी एक कारण है कि कहीं ना कहीं समय के साथ एक विकृति का निर्माण हमने खुद ही किया है। वक्त है कि भाई इसको हम लोग बदलें। मैं मानता हूँ कि समय के साथ ये सब चीज़ कुछ ना कुछ हद तक बदली होगी, लेकिन अभी और ज़्यादा बदलने की आवश्यकता है। जहाँ बदल चुकी है अच्छी बात है, जहाँ नहीं बदली है मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे बदलने का प्रयास करें। तो मैं मानता हूँ कि तरीके से रहना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन लड़कियों को ही क्यों, लड़कों को क्यों नहीं? और दायरे और तौर तरीके लड़कों को क्यों नहीं सिखाए जाते कि उनको कैसे बात करनी है, कैसे रहना, कैसे दूरी बना के रखनी है और सम्मान कैसे करना है? निश्चित तौर पर ये बात करने लायक है और लड़कों को ये सारी बातें घरों में ही सिखानी चाहिए कि उसे कैसे अपने बहन से या अपने बड़ों से बात करना चाहिए, कैसे लड़कियों का सम्मान करना चाहिए। ये बातें सिखाने की आवश्यकता है, कोई खुद से नहीं सीखेगा। तो ये जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी हमारी बनती है, हमारे घरों में माता पिता की बनती है, घर में मौजूद बड़े बुजुर्गों की बनती है कि लड़का और लड़की को दोनों को बराबर तौर से शिक्षा दें। किसी को रिस्ट्रिक्ट करके और किसी को फ्री करके ऐसा काम हम ना करें, क्योंकि ये एक मूल कारण है कि एक डिफरेंस पैदा करते हैं हम लोग, एक दरार पैदा करते हैं हम लोग, और कहीं ना कहीं वो दिमाग में जाके घर करता है और किसी एक का इमेज थोड़ा सा नीचे करता है और दूसरे का इमेज थोड़ा सा हाई करता है और ये मानसिकता का विकास कर देता है। तो इस पर हम लोग गौर करना चाहिए और इस पर ऊपर काम करना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। इसके अलावा एक जो मैं उदाहरण देना चाहूँगा, बड़ा विचित्र सा उदाहरण है। लड़कों को हमने और पुरुषों को अक्सर हम लोग सड़क पर मूत्र विसर्जन करते हुए या पेशाब करते हुए या यूरिन पास करते हुए, अक्सर बहुत कॉमन है, हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। सड़क पर कहीं भी बाइक लगा के या कार से उतर के या किसी भी चौराहे पर या कहीं पर भी
बड़े आराम से खुले में टॉयलेट करते हुए हम लोग देख सकते हैं। यह आम सीन है, आम दृश्य है हमारे सामने। हालांकि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, कानून भी बना है इसके लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा होता हुआ हम लोग अक्सर देखते हैं, कई बार तो पब्लिक प्लेसेस पे ऐसा होता है। ये काफ़ी शर्म की बात होती है हम सबके लिए। लेकिन आप ज़रा सोच के देखिए, क्या ऐसा काम महिला कर सकती है? क्या कर सकती है? नहीं कर पाएगी ना। समाज उनको ये अनुमति नहीं देता। तो फिर मैं ये पूछता हूँ कि पुरुषों को किसने अनुमति दी? अगर महिला ऐसा काम करे तो वो सभ्यता के खिलाफ हो जाएगा। तो क्या पुरुष करते हैं तो क्या वो सभ्यता के खिलाफ नहीं है? क्या वो सभ्य समाज का एक लक्षण की ओर इशारा करता है? क्यों नहीं टोका जाता है उनको? क्यों नहीं बताया जाता है उनको? कभी घरों में क्यों नहीं बात होती है इस विषय पर? सोचने वाली बात है, विचार कीजिए इस विषय पर। तो कहीं ना कहीं हम एक मानसिकता का विकास कर तो रहे हैं ना। एक को सुपीरियर, दूसरे को इंफीरियर बता तो रहे हैं। एक को ये काम करना है और दूसरे को ये काम नहीं करना है, ऐसा क्यों? इस पर बात करने की ज़रूरत है और विचार करने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर बात करने की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा कि आज से ये बदलाव हम सभी अपने आप में लेकर के आए। ओके। तो समाज का ये कैसा दोहरा रवैया है? पूछने पर जवाब मिलेगा कि ऐसा ही होता है। हाँ, यह और मैंने शुरुआत में भी कहा था, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इतनी प्राकृतिक बन गई है। ये करते 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 रिपीटेड होते 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 ये ऐसी हो गई जैसे मानो कि भाई यही होता है, ऐसा ही तो होता है, इसमें कौन सी बात है? ठीक है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया, प्राकृतिक नहीं है, इसे बनाया गया है हमारे द्वारा। तो बस यही बात है कि एक लड़की या महिला से जुड़े लगभग हर बात में और यह व्यवहार महिला के प्रति एक अलग भाव को पूरे समाज में पोषित करता है। तो इस तरह से मैंने समझाया कि भाई एक लड़की के प्रति, एक लड़की के प्रति जो हर चीज़ में हम लोगों ने क्या कर रखा है, एक खाई पैदा करके रखा है, एक दरार पैदा करके रखा है, एक या बैरियर बना दिया है, जो भी इसको आप शब्द का नाम दे दीजिए। कहीं ना कहीं एक डिफरेंस टेबल बना है कि भाई आपके लिए ये करना है और आपके लिए ये करना है, आपको ये नहीं करना है और आपको ये नहीं करना है, ऐसा कुछ बना दिया। दोनों के लिए बराबर नियम कानून नहीं है। ये ऐसा करेगा तो ठीक है, ये कर सकता है, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। क्यों है ऐसा? सवाल यही आता है कि ऐसा क्यों है, इसे बदलने की आवश्यकता है। और अगर दोनों को कोई काम करना है तो ये रीज़न भी बताना पड़ेगा सही मायनों में कि ऐसा क्यों करना है, और दोनों को अगर कोई काम नहीं करना है तो ये भी बताना पड़ेगा कि दोनों को वो काम क्यों नहीं करना है। सिर्फ इतना बोल देने से कि ऐसा ही होता है, इससे काम नहीं चलेगा। यू हैव टू टेल देम द साइंटिफिक कॉज बिहाइंड एनीथिंग दैट यू वांट देम टू डू। ठीक है, तो हमें उस साइंटिफिक बात को समझाते हुए उस बात पर बात करनी होगी, ना कि बस इतना बोल करके कि बस ऐसा ही होता है। तो मेरा कहना है इसी बात पे कि भाई लड़कियों को बहुत सिखाया गया, अब लड़कों को सिखाने की बारी है। यस, आगे बढ़ता हूँ। दूसरी बात है जो घर से शुरू हो सकती है, वो क्या है? अब देखिए, समाज बदला, समय बदला, चीज़ें बदली, तो अब जाकर के लड़कियों से जुड़ी कुछ बातों पर हम लोग थोड़े से ओपन हो गए हैं। समाज थोड़ा जागरूक हो गया है। सिनेमा एडवर्टीजमेंट के माध्यम से लड़कियों के प्रति संवेदनशीलता को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। वुमेन राइट्स को लेकर के बातें हो रही है, और इस तहत लड़कियों से कुछ जुड़ी पर्सनल बातों से जुड़ी बातें होने लगी, जो कि बहुत अच्छा है। जैसे सैनिटरी पैड्स और पीरियड्स को लेकर के जैसे विषयों पर अब समाज में थोड़ी बहुत बातें होने लगी हैं। हम सिनेमा घरों में जब जाते हैं तो अक्षय कुमार जी का एक ऐड आता है, ठीक है, कि हीरोगिरी ये पीने में नहीं, ये देने में है, जिसमें वो सैनिटरी पैड की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अक्षय कुमार जी ने ही एक मूवी बनाई थी इसी विषय को लेकर के, पैडमैन एक मूवी आई थी जो इसी विषय से संबंधित थी। तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर के समाज में जागरूकता फैलाई जा रही है, और उसके कारण, इस जागरूकता के ना होने के कारण जो महिला वर्ग में समस्याएं थी, अब जा करके थोड़ी बहुत उन समस्याओं का निदान होता हुआ या थोड़े बहुत रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है और ये कंटिन्यूड रहना चाहिए। लेकिन अभी भी पुरुषों से जुड़ी बातें समाज में नहीं होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से एक महिला आयु, जैसे महिला की आयु बढ़ती है, उसके साथ उनके शारीरिक और मानसिक बदलाव उनमें आता है, ठीक उसी प्रकार से पुरुषों के मन में, एक लड़के के भी उम्र बढ़ने से शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं, जिसके ऊपर आज भी हम लोग बातें नहीं करते हैं। तो महिलाओं के ऊपर तो बातें करना शुरू कर दी हैं कम से कम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद लड़कों के ऊपर भी बातें होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब वो फिजिकल चेंजेस या सेक्सुअल चेंजेस हो रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी कुछ बदलाव हो रहे होते हैं, और उसके कारण हम अपने अंदर हो रहे बदलावों को समझ नहीं पाते हैं, और ना समझे बिना हम लोग कोई एक्ट करते हैं, और उसके प्रति 10 तरह की भ्रांतियां पैदा होती हैं, 10 तरह की खुद की बनाई गई मनगढ़ंत बातें पैदा होती है। टीवी, एडवर्टीजमेंट और अलग अलग जगहों से, अलग अलग सोर्सेज से हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, और उससे हम प्रभावित होते हैं। इस मुद्दे को भी अभी हाल ही में एक मूवी आई थी OMG 2, जिसपे इस मुद्दे पर बात की गई थी। ठीक है, तो मुझे लगा कि शायद समाज के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इस पर बात होनी चाहिए, और मैं चाहूँगा कि ऐसे मूवीज़ और भी बने जहाँ पर लड़कों के विषयों पर भी बात हो। ठीक है, क्योंकि समाज में ये जागरूकता फैलाना भी ज़रूरी है, ताकि लड़के अपने अंदर हो रहे उस सेक्सुअल चेंजेस को समझ सके। मैंने लिटरेसी की बात की थी, एक होता है लिटरेसी और फिर बुद्धि और विवेक के साथ उसके ऊपर काम करना। तो पहले तो लिटरेसी होना ज़रूरी है, कम से कम ये समझ तो आए कि भाई ये है क्या। ठीक है, तो वो किताबों के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं, स्कूलों में पढ़ सकते हैं, घरों में बात कर सकते हैं उसके विषय में, पेरेंट्स सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं।
निश्चित तौर पर, लेकिन हम लोग हिचकते हैं, हम लोग पता नहीं इस विषय पे बात करने से ऐसा इतना क्यों बचते हैं, जबकि हर किसी के जीवन में ये फेज़ आता है, ठीक है? तो गाइडेंस की आवश्यकता होती है और उसके बाद फिर किस तरीके से उसको बुद्धि और विवेक से उसको हैंडल करना है, ये भी सिखाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर वो हैंडल नहीं होगा, तो फिर एक तरफ तो हम एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ऊपर से जब ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो उस पे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। वो सामने वाला किसी और तरीके से वो उस चीज़ का सोर्सेज़ का वो अध्ययन कर रहा है या उसको ग्रहण कर रहा है और उसको अलग-अलग तरीकों से उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है अपने जीवन में। वो समझ नहीं पा रहा है कि हाउ टू हैंडल दिस। तो इसका कहीं न कहीं गलत परिणाम तो समाज पे निकलेगा ही ना। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। ठीक है? तो बस वही बात है कि अब समय है कि लड़कों से जुड़ी बातों पर भी बात हो और जागरूकता बढ़े। इनसे जुड़ी बातें तो अब कोई नहीं करता है, ज़रूरत है कि इनसे भी इनकी बातें की जाए। जिस तरह एक लड़की के जीवन में समय के साथ शारीरिक मानसिक बदलाव आते हैं, उसी प्रकार लड़कों के जीवन में भी शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं। लड़कियों के प्रति घरों में थोड़ी बहुत जागरूकता बढ़ गई है, संवेदनशीलता बढ़ी है, लेकिन लड़के अभी भी इससे वंचित है। तो ज़रूरी है कि हम इस विषय पर बात करें और बात करने लगेंगे जैसे-जैसे, वैसे-वैसे हम पाएँगे कि चीज़ें थोड़ी-थोड़ी करके ठीक हो रही है। ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे की चर्चा है कि मैंने पहले ही कह दिया, नीड टू एड्रेस द सेक्सुअल चेंजेस। निश्चित तौर पर मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ, अब इस पर ज़्यादा बात हम लोग वापस से नहीं करेंगे, ठीक है? तो एक क्लोजिंग स्टेटमेंट है इस बारे में कि महिला पर ध्यान देते देते पुरुषों पर ध्यान कभी दिया ही नहीं गया और यही होता है जब हम एक पक्षीय हो जाते हैं। जी, तो हमेशा से महिला पीड़ित रही और हम लोगों ने महिला पे ही ध्यान दिया और ऐसा करते 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 मैंने एक बार पिछले वीडियो में भी ये बात की चर्चा की थी कि भाई एक समस्या है इस साइड में, अगर मैंने इसको समस्या मान रखा है और ये समस्या का कारक है, तो हमने केवल समस्या को के ऊपर काम किया, ठीक है? कि भाई ये समस्या है, इसी को बचाओ, इसी को प्रोटेक्ट करो, यही सब। लेकिन खतरा किससे था? खतरा इससे था। तो इसको कैसे सिखाया जाए, इसको कैसे समझाया जाए, इसके ऊपर तो कभी बात ही नहीं हुई। हमेशा इसके ऊपर ही प्रोटेक्शन कवर चढ़ाते, लेकिन रिजल्ट देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट कुछ खास हुआ है। तो अगर हम इस साइड पे काम करें जहाँ से समस्या हो रही है, जो कारक है, उस पे अगर काम करें तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। बस इसलिए मैंने कहा कि महिला पर ध्यान देते देते पुरुषों पर ध्यान कभी दिया ही नहीं गया और यही होता है जब हम एक पक्षी हो जाते हैं। तो दोनों पक्षों को देखना आवश्यक है, ठीक है? हमारा मौजूदा सामाजिक रवैया क्या रहा है? एक लड़के और एक लड़की के बीच एक अजीब सी असहजता को जन्म देता है। एक अजीब सी असहजता को मैं कैसे समझा सकता हूँ? मैं कुछ इस प्रकार से बोल सकता हूँ कि अगर नया नया आप देखते हैं कि मैं इसको कैसे समझाऊं कि एक समय ऐसा होता है जहाँ लड़के लड़की जो होते हैं आपस में एक साथ खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, को एजुकेशन के एक साथ बैठ रहे होते हैं, लेकिन वो किसी खास उम्र तक ही होता है। एक उम्र क्रॉस कर जाने के बाद, जैसे मुझे लगता है शायद फोर्थ फिफ्थ मैक्सिमम है, सिक्स तक एक साथ शायद बैठ के पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर लड़कों की सीट अलग हो जाती है, लड़कियों की सीट अलग हो जाती है। ऐसा अधिकांश स्कूलों में भारत में देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, ऐसा क्यों है? तो क्योंकि उसके बाद ऐसा पता नहीं, हमारे अंदर भी एक असहजता आ जाती है कि भाई एक लड़का एक लड़की साथ में कैसे बैठे हैं। तो आप गौर कीजिएगा इस बात को, ये असहज महसूस करना हमारे अंदर भी है। और जब एक लड़का और एक लड़की साथ में उस तरह से बैठे हैं, क्लास में ही बैठे हैं, तो दोनों आपस में सहज नहीं होते, एक अजीब सी असहजता होती है दोनों के बीच में। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि हमने खुद ही एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया। जहाँ एक समय में सब लोग साथ होते थे, अब समय के साथ क्या हो रहा है, जैसे ही 10 साल 12 साल 15 साल 13 साल की उम्र हुई, एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया। एक जान पहचान वाले व्यक्ति अब एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हो चुके हैं, घरों में ही अनजान हो गए। अब पता ही नहीं है कि किसके मन में क्या चल रहा है, किसके शरीर में क्या हो रहा है, किसके दिमाग में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे में तो जिज्ञासा बढ़ेगी एक दूसरे को जानने की, निश्चित तौर पर। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यही अनजानापन, एक जाना पहचाना सब कुछ होता है और अचानक से एक अनजानापन आ जाता है। तो यही अनजानापन एक जिज्ञासा को जन्म देता है। जिज्ञासा शांत ना होने पर वो जिद को जन्म देता है और अंत में खास प्रकार की एक मानसिकता का विकास हो जाता है, ठीक है? अब किसी चीज़ को नहीं जानते हैं, डिज़ायर्स मन में आ चुके हैं, ठीक है, हार्मोन्स आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करने का प्रयास करेगा या फिर हमारे ऊपर हावी होगा। हमें कुछ जानकारी मिल नहीं रही है, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, बात कर नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको जानने का प्रयास करेंगे, कोई बताएगा नहीं, तो कहीं ना कहीं जिद का जन्म होगा। जिद का जन्म होगा, उसको शांत करने, उसको वो धीरे धीरे करके एक मानसिकता का निर्माण कर देगा। और इसके साथ अदर फैक्टर जिसकी मैंने बात की वो तो खैर इंक्लूडेड है, ठीक है? इसके अलावा तो क्या किया जा सकता है? किया यही जा सकता है कि हम लोग इस रवैया को बदलें, एक खुला माहौल बनाएं, ठीक है, जहां यह असहजता ना रहे। महिला और पुरुष के बीच इस व्यवहार के भेद को मिटाएं और दोनों के साथ समान व्यवहार करें। एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव विकसित करें, उन दोनों से उनकी बातें करें और अचानक आई इस असहजता को दूर करने का प्रयास करें। अब ये बातें जो हैं, अब ये सबसे पहले कहाँ से शुरू होगी? घरों से शुरू होगी, और फिर दूसरे कहाँ से शुरू होगी? स्कूलों से शुरू होगी, ठीक है? घर और स्कूल, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम चाहते हैं कि इस तरह की समस्या सही मायनों में कुछ ठीक हो, तो निश्चित तौर पर सरकार अपनी जगह पर है, समाज भी दूर पर है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट दो कड़ी है यहाँ पर, घर
और स्कूल। ठीक है, तो इस विषय पे मैं कहना चाहूँगा कि किसान अगर अपने खेत पर ध्यान न दे तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं, माता पिता अगर अपने संतान पर ध्यान न दे तो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो अभी तक मैंने चर्चा किया ये बेसिकली घरों में क्या सुधार हम ला सकते हैं और फिर घरों से उठ करके फिर स्कूलों में कैसे हम थोड़ी बहुत बदलाव ला सकते हैं, इस विषय पे बात किया। इसलिए मैंने ये बात कही कि किसान अगर अपने खेत पर ध्यान ना दे तो फसलें बर्बाद हो जाती है, और माता पिता अगर अपने संतान पर ध्यान ना दे तो नस्लें बर्बाद हो जाती है। और ये चूंकि मैंने घरों पर स्ट्रेस किया है तो ऑब्वियसली बात है इसमें माता पिता का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या जो बड़े बुजुर्ग है घर के उनके रोल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मैं आग्रह करूँगा आप सभी से, जो भी इसको सुन रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया भी इस विषय पे दे सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सामाजिक रवैया के बारे में। सामाजिक रवैया क्या है हमारा? तो अगर कुछ चीज़ें हम मॉडर्न होने के नाम पे करते आए हैं तो मैं कहूँगा कि हमारी टाइमिंग बहुत गलत थी। जिस समय मॉडर्नाइजेशन का भूत हम पे सवार हुआ उस वक्त भारत एक कंजर्वेटिव देश हुआ करता था। यस, ठीक है, अचानक से मॉडर्नाइजेशन आ गया, जैसे कि अचानक से कंप्यूटर आ गया, जैसे अचानक से डिजिटल पेमेंट आ गया। ठीक है, तैयार पहले से कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन अचानक से इंट्रोड्यूस हो गया तो उसका प्रभाव पड़ता ना। उसी तरीके से भारत में जिस समय मॉडर्नाइजेशन की बात हुई तो ठीक है ना, भौतिक तौर पर तो हम मॉडर्न हो गए, यहाँ का क्या करेंगे, मानसिक तौर पर मॉडर्नाइजेशन मॉडर्न कब बनेंगे? तो ये ज़रूरी है। लेकिन उसी वक्त हम यहाँ पर मना स्थल पर मॉडर्न बिल्कुल भी नहीं थे, हम कंजर्वेटिव होते थे। हम बहुत सारी परंपराओं और अंधविश्वास में के गहरी खाई में डूबे हुए थे। ठीक है, इसके अलावा सोच हमारी विकसित नहीं थी, महिला और पुरुष के बीच एक खुला माहौल नहीं था, एक दूसरे के प्रति समझदारी का अभाव भी था, एक साथ काम करने का अनुभव नहीं था, क्योंकि महिलाएं अधिकांशतः घरों में रहती थी, ज़्यादा बाहर निकल के काम तो करती नहीं थी। दैट इज वाई आई सेड कि एक साथ काम करने का अनुभव नहीं था। महिला को किचन संभालने और घर संभालने तक ही सीमित किया गया हुआ था। महिला पारंपरिक कपड़ों में ही सीमित थी, यही इमेज था एक महिला का, पारंपरिक कपड़ों में ही सीमित थी, तो जैसा देखते थे वैसे ही हमारी मानसिकता बनी हुई थी। अब अचानक से चीज़ें चेंज हो गई और यही कल्चर था और यही मान्यता थी। ठीक है, यही इसी चीज़ को मानते थे कि भाई ऐसा ही होता है, यही चल रहा है। लेकिन अचानक से ऐसा ही होता है और यही होता है का जो हमारा कॉन्सेप्ट था बनाया हुआ कॉन्सेप्ट, वो अचानक से उस पर चोट पहुंचता है, वो टूटता है और एक नया चीज़ सामने आता है। तो संभाल नहीं पाते ना अपने आप को, दिमाग पहले से खराब था अब और खराब हो गया। तो लेकिन फिर अचानक हमें मॉडर्नाइजेशन के भूत ने काट लिया, बिना मन स्तर पर आधुनिक हुए हम सीधे बाहरी स्तर पर मॉडर्न हुए। जी, कपड़ों से लेकर हर चीज के तौर तरीके बदल गए, असहजता और असहज हो गई। बहुत कम ही वर्ग थे और जो अचानक आई इस बदलाव के प्रति सहज हो पाए, लेकिन अधिकांश की तो असहजता बढ़ ही गई। क्या हमने इस विषय पर कभी विचार किया कि अचानक से कोई चीज़ बदलता है तो बहुत कुछ ही लोग होते हैं जो चीज़ों को अडेप्ट कर पाते हैं? फॉर एग्जांपल मैं अभी हाल फिलहाल की बात करूं, जैसे कोविड-19 आया, शिक्षा की ही बात करूं, तो पहले लोग क्लासरूम में जाके क्लासेज लेते थे, लेकिन जब कोविड आया सब कुछ बंद हो गया, अचानक से ऑनलाइन क्लासेज आ गए। बहुत सारे टीचर इसको अडेप्ट नहीं कर पाए, बहुत सारे स्टूडेंट इस सिस्टम से को अडेप्ट नहीं कर पाए, जिसके कारण उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा। फिर बहुत कुछ ऐसे थे जिन्होंने अडेप्ट किया, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, धीरे धीरे करके समय लगा और अचानक से ये हम देख रहे हैं कि जो डिजिटल एजुकेशन है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं और टीचर्स पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन एक दौर आया ना, इसमें जरूरी नहीं कि सब आगे बढ़े, बहुत ऐसे लोग रह गए जो पीछे छूट गए। ठीक है, जो अभी भी असहज महसूस करते हैं। ठीक है, तो बस यही चीज़ यहाँ पे भी होता है, इस चीज़ को हम समझ नहीं पाए उस वक्त में। तो कहीं ना कहीं इसने भी हमारे दिमाग में एक जगह बनाया और एक मानसिकता का विकास करने में सहायक हुआ। इसके अलावा मैंने बाकी सारे जो माहौल थे उन माहौल को भी बात की, तो ये सब मिला जुला करके ये सारी गतिविधि हो रही है। और हर किसी के मन में, ऐसा नहीं कि मैं या कोई और अपवाद में, हर किसी के मन में ये सारी छवि है। बस यही है कि किसी का कोई सामने इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है और कोई कोई नियंत्रित कर लेता है और कोई नहीं कर पाता है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना घटी हमारे साथ कि हम लोग तैयार नहीं थे, मना स्तर पर तैयार नहीं थे, पुरानी परंपराओं, रीति रिवाज और पारंपरिक वस्त्र और पारंपरिक तौर तरीकों में थे, और अचानक से मॉडर्न हो गए। तो इसने एक कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, हमारे मानसिक स्तर पर इसने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया, जिसमें कुछ लोग सहज हुए समय के साथ, लेकिन बहुत सारे लोग असहज हो गए, एक मानसिकता विकसित हो गई। ठीक है, महिला वैसे भी निचले दर्जे की समझी जाती थी, अब अचानक आए इस बदलाव को बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से लिया। ठीक है, उनके प्रति सम्मान का भाव का कमी पहले भी था, अब और शायद बढ़ गया। ठीक है, तो उचित व्यवहारिक समझ ना होने के कारण महिला और पुरुष एक दूसरे के प्रति समझदारी की कमी आ गई, समाज और ज्यादा बढ़ गया। कुछ ने महिलाओं में आए इस बदलाव को स्वीकार किया, लेकिन अधिकांश के लिए तो यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था, और आज भी हम इसी डिबेट में फंसे हैं। संघर्ष जारी है। महिलाओं का वस्तुकरण हो गया, जो दिखता है वो बिकता है का विचार हावी हो गया। बिल्कुल, हमारे सिनेमा बदल गए, सिनेमा में हमारे जो हीरोइंस थे उनके रोल्स बदल गए, आइटम सॉन्ग्स और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, उसने महिलाओं को एक अजीब तरीके से प्रदर्शित किया, उनके प्रति डायलॉग्स और बाकी सारी चीज़ों ने भी समाज के ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव डाला।
अब मैं इस रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप जाएंगे और गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि भाई ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन कैसे होता है और कैसे हुआ भारत में, और इसका इमेजेस में जाइए सर्च कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आपको वहाँ पर सिनेमा के सीन्स, आपको वहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स, जिस तरह के प्रचार बनाए जाते हैं, चाहे वो चॉकलेट का प्रचार हो, चाहे वो ज्वेलरी का प्रचार हो, चाहे वो कॉन्डम्स के प्रचार हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के प्रचार हो, आप महिलाओं को देख सकते हैं कि किस तरीके से उनको दर्शाया जाता है। ठीक है, जो मुझे नहीं लगता कि शायद वो उचित है और इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये जिम्मेदारी पूर्वक करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो फेयरनेस क्रीम्स होते हैं उसमें भी कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि शायद वो फेयरनेस क्रीम लगा लेने से ही आपका कहीं शादी ठीक हो जाएगा, या फिर आपका कहीं इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती है। ठीक है, तो फिर ये क्या है, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो समाज पे पड़ ही रहा है ना। ठीक है, एक सोच तो विकसित हो रही है, तो इसे एक बंद करने की आवश्यकता है, और ये कॉन्शियसनेस से ही बंद होगा। ठीक है, तो हमारी गलती क्या रही इन सब चीज़ों के बीच में? तो जब हम अपने सारे काम मैनुअली किया करते थे, उसी वक्त कंप्यूटर ने एंट्री ली। ठीक है, कई लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाए, तब कंप्यूटर लिटरेसी दी जाने लगी। ठीक है, मतलब कंप्यूटर सिखाया जाने लगा, कोर्सेज में कंप्यूटर आ गया कि भाई कंप्यूटर सीखो, जरूरी है आने वाले समय के लिए। तो फिर कंप्यूटर सीखा, तो आज जा करके लोग कंप्यूटर से थोड़े परिचित हैं और काम आसानी से हो रही है। लेकिन उस वक्त जिस समय आया था उसमें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। इसके अलावा जब डिजिटल पेमेंट आया, तो फिर बाद में बात होने लगी फाइनेंशियल लिटरेसी देने की, कि भाई लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी देना है, तो क्योंकि डिजिटल सारे काम करने हैं, आप ओटीपी शेयर ना करें, आप अपने पासवर्ड किसी से शेयर ना करें। आरबीआई अभी भी कहता है कि सतर्क बनो, जानकार बनो, सतर्क बनो। ठीक है, अपना ओटीपी किसी से शेयर ना करो। ये बताने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये चीज़ हमारे पास पहले से थी नहीं, तो देने की आवश्यकता है, ये लिटरेसी देने की ज़रूरत है, ताकि हम सही तरीके से उन पेमेंट्स को कर सके और फ्रॉड से बच सके। ठीक है, और फ्रॉड्स हो रहे हैं, ये हमने देख रहा है, फ्रॉड्स हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है, और अगर जिनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी है भी, उनके साथ भी फ्रॉड हो रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी है जहां हम गलत कर रहे हैं या हम समझ नहीं पा रहे। तो जब हम कंप्यूटर में आते हैं, जब हम सारे काम कंप्यूटराइज करते हैं, तो कंप्यूटर लिटरेसी दी गई। जब हम डिजिटल पेमेंट करने लगे, जब हमारी बैंकिंग व्यवस्था सुदृढ़ हुई, तो फाइनेंशियल लिटरेसी दी जाने लगी। तो जब ये बदलाव आया समाज में, जब हम मॉडर्नाइजेशन हुए, तो फिर इसके प्रति कोई लिटरेसी क्यों नहीं बनी? ये मेरा सवाल है आप सबसे। तो मेरा वही सवाल है कि भाई कहाँ थी ऐसी लिटरेसी जो महिला के नए भौतिक रूप को समाज को समझा पाती? क्या हम महिला के प्रति, महिला में आए इस बदलाव को, या महिलाओं से संबंधित बातों पर पहले बात करते थे? नहीं बात करते थे। क्या उनके साथ सहज थे? नहीं सहज थे। अब तो और ज़्यादा असहजता बढ़ गई। अब अचानक से भौतिक रूप उनका बदल गया, उनका वस्तुकरण हो गया। सिनेमा और टीवी और बाकी सारी चीज़ों में हम उसको दूसरे रूप में देखने लगे। ठीक है, जबकि पहले से दिमाग खराब है, तो दिमाग और ज़्यादा खराब हो गया। ठीक है, क्योंकि कभी बात नहीं हुई ना ये सब विषयों पर, कभी बात नहीं हुई, तो असहजता बढ़ गई, तो समस्या भी बढ़ गई। तो परिणाम क्या होना था? जो हो रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा हमारी शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करूं, तो शिक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि व्यवहारिकता का ज्ञान मिलता हो। शिक्षा के नाम पर हम सिर्फ साक्षर होते चले गए। यही बात मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा है कि शिक्षा के नाम पर हम सिर्फ साक्षर होते चले गए, शिक्षित तो कभी हुए ही नहीं। न समाज के प्रति संवेदनशील हो सके, न पर्यावरण के प्रति ही। तो जो शिक्षा व्यवस्था हमारी रही, कहीं ना कहीं उसकी भी बहुत बड़ा दोष रहा है कि शिक्षा के नाम पे हमें क्या मिली? साक्षरता मिली। शिक्षा कभी मिली नहीं, बुद्धि का विकास कभी हुआ नहीं, विवेक का विकास कभी हुआ नहीं, ऐसे स्किल्स डेवलप कराए नहीं गए। नंबर्स, रैट रेस और इस तरह की शिक्षा व्यवस्था रही, कंपटीशन एंड अदर थिंग्स। ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान क्या होता है इसके बारे में तो कभी बात हुआ ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो हमारी जो संवेदनशीलता रही, हमारी संवेदनशीलता समय के साथ क्या हो गई? और ज़्यादा घट गई। हम ना महिलाओं के प्रति संवेदनशील हो सके, और पर्यावरण का क्या हाल है मैं क्या कहूँ, हम सभी देख रहे हैं। तो शिक्षा का लक्ष्य केवल अच्छी नौकरी पाने तक ही सिमट के रह गया। अभी भी यही हो रहा है। स्किल्स तो सिखा रहे हैं, लेकिन एथिक्स कहाँ है? स्किल्स सिखाए जा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे जा रहे हैं, लेकिन एथिक्स की बात कभी करते हैं क्या? नहीं बात करते। एथिक्स की बात कहाँ करते हैं? यूपीएससी की परीक्षा में करते हैं। लेकिन एथिक्स की बात होनी कहाँ चाहिए थी? एक्चुअली में होनी चाहिए थी निचले स्तर की शिक्षा व्यवस्था में, जब शुरुआत से ही प्राइमरी स्कूल हो या सेकेंडरी हो या हायर सेकेंडरी हो या फिर ग्रेजुएशन हो, ये हर विषय में, हर क्षेत्र में एथिक्स की बात होनी चाहिए। एथिक्स आज के समय की एक बहुत बड़ी नीड है, ज़रूरत है, जिसको शामिल करना चाहिए इस विषय को हर शिक्षा स्तर पर। ऐसा मैं समझता हूँ, अगर हम चाहते हैं कि सही मायनों में हम कुछ समाधान निकाल के सामने लाएं तो अब हम लोग अगले संस्करण में इस सारी समस्याओं के सॉल्यूशंस पे बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर सॉल्यूशंस की बात करूं तो मैंने अभी फिलहाल आप लोगों से इससे जुड़ी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पे बात करी है। अब अगले संस्करण में हम लोग इससे संबंधित सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोग इसको पूरा देखें और अपने कमेंट्स भी करें
मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है, और अगर आपकी अपनी कोई राय है तो निश्चित तौर पर मैं स्वागत करूंगा आपकी राय का, और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने लोगों के साथ। यही मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे। धन्यवाद।